नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही दिमाग में आता है इसका समृद्ध इतिहास और संस्कृति। लेकिन यहाँ एक और अनमोल खजाना है, इसकी वाइल्ड लाइफ। और इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा आज खतरे में है। आज हम जानेंगे उन बड़ी कोशिशों के बारे में जो राज्य इन कीमती प्रजातियों को बचाने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर रहा है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि समस्या है कितनी बड़ी, है ना? बस यहीं पर काम आती है रेड डेटा बुक। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमें साफ साफ बताता है कि कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ये बुक ही हमें संरक्षण के क्यों का जवाब देती है और उन कोशिशों की अर्जेंसी को समझाती है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज्य के कंजर्वेशन मिशन की, फिर नजर डालेंगे कुछ बड़े सफारी पार्कों पर। इसके बाद कुछ खास प्रजातियों को बचाने की टारगेटेड कोशिशों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे जरूरी इकोसिस्टम्स को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है। और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पूरे मिशन में आम लोगों को कैसे शामिल किया जा रहा है। तो ठीक है, रेड डेटा बुक ने हमें चैलेंज तो दिखा दिया। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश इस चैलेंज का सामना कर कैसे रहा है। राज्य ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेकर बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन तक शामिल है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़े पैमाने के सॉल्यूशन से। तो पहला समाधान है बड़े पैमाने की परियोजनाएं। और हाँ, ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये असल में वाइल्ड लाइफ के लिए बनाए गए नए और सुरक्षित घर हैं जिनका मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है। अब इटावा सफारी पार्क को ही ले लीजिए। इसका आइडिया इंग्लैंड के मशहूर लॉन्गलीड सफारी पार्क से लिया गया है, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का विजन। इसका सबसे बड़ा मकसद है एशियाई शेरों को एक दूसरा बिल्कुल महफूज घर देना। और कहानी सिर्फ शेरों पर ही खत्म नहीं होती। इटावा सफारी पार्क को एक मल्टी स्पीशीज कंजर्वेशन हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। मतलब लायन सफारी तो है ही, साथ में डियर, एलिफेंट, लेपर्ड और बेयर सफारी भी तैयार की जा रही हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। और इटावा का ये सफल मॉडल अब एक लहर की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। देखिए, लखनऊ में एक नाइट सफारी पार्क और जू को मंजूरी मिल चुकी है। ग्रेटर नोएडा में भी एक नाइट सफारी पार्क का प्लान है और प्रयागराज में तो व्हाइट टाइगर सफारी की भी तैयारी चल रही है। ये दिखाता है कि ये कमिटमेंट अब और भी तेजी पकड़ रहा है। अच्छा, ये तो हो गई बड़े पार्कों की बात। लेकिन कभी-कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटे फोकस्ड कदम उठाने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की। यहाँ हर एक सेंटर को किसी एक खास प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के मिशन पर लगाया गया है। मतलब बिग पिक्चर के साथ साथ माइक्रो लेवल पर भी काम हो रहा है। अगली जो पहल है वो सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि अपने आप में एक इतिहास है। दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ये है महाराजगंज का जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ये एशियाई किंग वल्चर यानी हमारे राजगिद्ध को बचाने के लिए बनाया गया दुनिया का पहला सेंटर है। गिद्धों की आबादी जो इतनी तेजी से घट रही है, ये उस बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत जरूरी जवाब है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई भविष्य की योजना नहीं है। ये केंद्र इसी साल सितंबर 2024 में शुरू होने वाला है। मतलब ग्लोबल कंजर्वेशन की दुनिया में ये एक ताज़ा और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए, संरक्षण का मतलब सिर्फ बड़े और ताकतवर जानवरों को बचाना नहीं होता। छोटे छोटे जीव भी उतने ही जरूरी हैं। इसीलिए लखनऊ और कानपुर के चिड़ियाघरों में बटरफ्लाई पार्क बनाए गए हैं। और वजह बहुत सीधी सी लेकिन चिंताजनक है। तितलियों की संख्या लगातार घट रही है। तो सवाल उठता है कि तितलियों को बचाना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। फूलों के परागण यानी पॉलिनेशन से लेकर बीजों के जर्मिनेशन तक सब में इनका एक क्रूशल रोल है। तो इन पार्कों को बनाकर हम असल में एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं।
इसी तरह भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर को बचाने के लिए भी एक खास पहल की जा रही है। मथुरा के वृंदावन में एक मयूर संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ये हमारी कल्चरल और इकोलॉजिकल दोनों तरह की विरासत को बचाने की कमिटमेंट को दिखाता है। तो अभी तक हमने अलग अलग प्रजातियों की बात की। अब जरा पर्सपेक्टिव को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए क्या हो रहा है। और इसमें सबसे अहम है राज्य की लाइफलाइन गंगा नदी। नदियों के इकोसिस्टम में बैलेंस वापस लाने के लिए 2 बड़ी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं। पहली है घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना, जो मगरमच्छ और घड़ियाल को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरी है कछुआ पुनर्वास योजना, जिसमें कछुओं की मदद से गंगा नदी के पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है ना? इंटरेस्टिंग। अब कछुओं के संरक्षण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 2020 से पहले वाराणसी में एक सैंक्चुरी थी, फिर 2020 में उसे डीनोटिफाई कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह पर एक कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर सैंक्चुरी बनाने का ऐलान हुआ। ये नया सैंक्चुरी प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही जिलों तक गंगा के किनारे करीब 30 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। और बात यहीं नहीं रुकती, एक नया कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में भी बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि कछुओं को बचाने की ये कोशिशें कितनी कॉम्प्रिहेंसिव हैं और पूरे राज्य में फैली हुई हैं। अच्छा, हमने सरकार के सारे बड़े बड़े प्लान्स देख लिए, लेकिन आखिर में सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, आम लोगों की भागीदारी। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें सबका साथ न हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सवाल है, लोगों को जोड़ा कैसे जाए? इसके लिए उत्तर प्रदेश हर साल कुछ खास कार्यक्रम करता है। जैसे हर अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, बर्ड फेस्टिवल्स होते हैं। इन सब का मकसद एक ही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना और संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना। तो हमने बड़े सफारी पार्क देखे, खास प्रजातियों के लिए बने सेंटर्स को जाना और लोगों की भागीदारी की अहमियत को भी समझा। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, इतने सारे अलग अलग प्रयासों के बीच कंजर्वेशन के भविष्य की असली चाबी किस अप्रोच में छिपी है? क्या बड़े प्रोजेक्ट्स ज्यादा जरूरी हैं, या फिर छोटे टारगेटेड प्रयास, या फिर कामयाबी इन सब के तालमेल में ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।